प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, विज्ञान विषय की आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8 का पार्ट 4 खनिज एवं धातु के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक व रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पिछले भाग में क्या जाना। पिछले भाग में हमने खनिज एवं धातुओं के बारे में जाना। विभिन्न प्रकार की धातुएं जो हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। खनिज क्या होते हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं। खनिज हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी से प्राप्त होते हैं। हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो अकार्बनिक तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वो खनिज कहलाते हैं। खनिजों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु। धातु की अवस्थाएं, धातु की दो अवस्थाएं होती हैं। कुछ धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना और प्लेटिनम, ये तत्व अवस्था होती है। और दूसरी यौगिक अवस्था, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सभी यौगिक अवस्था में पाए जाते हैं। यौगिक के रूप में पाई जाने वाली धातुएं ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में और सिलिकेट के रूप में धातुएं पाई जाती हैं। खनिज यौगिक के रूप में। खनिज धातु और अधातु दोनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का खनिज है, Al2O3 2H2O, तो इसमें एल्युमिनियम जो है वो धातु है और O जो है वो ऑक्साइड है जो कि अधातु है। तो ये धातु और अधातु से जो मिलकर बनते हैं तो यौगिक के रूप में होते हैं। फिर इसके बाद हमने अयस्क के बारे में जाना। अयस्क क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण आसानी से और हो जाता है और कम लागत लगती है और उनसे अधिक मात्रा में धातु प्राप्त होती है, उन्हें हम अयस्क कहते हैं। और अयस्क भी विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं, ऑक्साइड के रूप में, सल्फाइड के रूप में, कार्बोनेट के रूप में। खनिज और अयस्क में अंतर। खनिज भूपर्पटी से जो पाए जाते हैं अकार्बनिक यौगिक और तत्व, वो खनिज कहलाते हैं। और जिन खनिजों से हमें धातु की प्राप्ति होती है, ज़्यादा मात्रा में हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, वो अयस्क कहलाते हैं। और सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। कुछ प्रमुख अयस्क और उनके निष्कर्षित किए जाने वाले धातु के बारे में हमने जाना। भारत में खनिज की उपलब्धता और प्राप्ति स्थान हमने भारत के मानचित्र में देखा। उसके बाद अधात्विक खनिज भी भारत में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। खनिजों से धातुओं का निर्माण। खनिज से धातु का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हमने बताया कि दो प्रक्रियाओं से करते हैं, भौतिक प्रक्रिया और रासायनिक प्रक्रिया। धातु कर्म या मेटलर्जी, अयस्क से हम धातु और अधातुओं को निष्कर्षित करते हैं। इस प्रक्रिया को, इस विज्ञान को हम धातु कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने पिछले भागों में इन बिंदुओं पर चर्चा की। अब चलिए देखते हैं आज हम क्या जानेंगे। आज हम धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण, जैसे कि उनकी भौतिक अवस्था, कठोरता, चमक, आघातवर्धनीयता, तन्यता और चालकता के बारे में जानेंगे। इसी प्रकार से धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, जैसे कि ऑक्सीकरण, जल के साथ क्रिया और अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हम धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में भी चर्चा करेंगे। धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक गुण। तो सबसे पहला भौतिक गुण है भौतिक अवस्था। तो बच्चों, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो जो धातुएं हैं, सामान्य ताप पर प्राय सभी धातुएं ठोस होती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि सामान्य ताप पर सभी धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन एक धातु ऐसी है जो कि सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, वो है पारा।
आप इस चित्र में देख सकते हैं। और कभी भी आपने अभी अपना टेम्परेचर लिया होगा, जब कभी बुखार आता है तो उसमें जो बाहर आगे की तरफ सिल्वर कलर का होता है वो पारा होता है। तो पारा द्रव अवस्था में होता है, लेकिन वो धातु है। और अधातुओं की 3 अवस्था में पाई जाती हैं धातु हैं। सामान्य ताप पर अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में होती हैं। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में होती है। कुछ धातुएं अधातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, जैसे कि आयोडीन, आप देख सकते हैं, कार्बन, सल्फर, सिलिका, ये अधातुएं ठोस अवस्था में भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि धातुएं अधिकांशतः ठोस अवस्था में होती है और मात्र एक धातु है जो कि पारा द्रव अवस्था में होती है। कठोरता। बच्चों, सामान्यतः अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, जैसे कि लोहा, कॉपर, जिंक। ये इनको यदि हम चाकू से काटेंगे तो वो नहीं कट सकते हैं। लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कट जाती हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। सोडियम की धातु को यदि हम उसको छन्ने पेपर से पोंछकर उसको काटेंगे तो वो कट जाती है। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा पारे को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कठोर होती हैं। तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पारा ये कठोर नहीं होते हैं। अन्य सभी धातुएं जैसे लोहा, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, सोना, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। अधातुएं, लेकिन अधातुएं अधिकांशतः मुलायम होती हैं। मात्र एक अधातु है जो कि कार्बन। कार्बन का एक अपर रूप है हीरा, जो कि सबसे कठोर होता है, और अन्य अधातुएं मुलायम होती हैं। चमक। यदि धातुओं की सतह को काटने के तत्काल बाद देखेंगे तो हम पाएंगे कि धातुओं में चमक होती है। इसे धात्विक मेटेलिक चमक कहते हैं। और धातुओं की यह चमक उन्हें आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग लाती है। मतलब हम धातुओं से आभूषण और सजावट की वस्तुएं बनाते हैं। और अधातुएं धातुओं के समान चमकीली नहीं होती हैं। आघात वर्धनीयता। तो पहले हम देखते हैं आघात वर्धनीयता है क्या। हथौड़े से पीटने पर धातुओं के टुकड़े पहले की अपेक्षा अधिक चपटे हो जाते हैं। धातु को पीटकर आघात पहुंचाकर चादरों के रूप में परिवर्तित करने के गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आप इसको यहाँ देख सकते हैं, ये धातु है, इसको हम पीट कर इसकी पतली चादरें बना सकते हैं, और धातु के इस गुण को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो धातुएं एल्युमिनियम, कॉपर तथा आयरन का छोटा टुकड़ा लेकर उसे हथौड़े से पीटने पर अधिक चपटे हो जाते हैं। चांदी तथा सोने में आघात वर्धनीयता का गुण अधिक होता है, जबकि जस्ता कम आघात वर्धनीय होता है। अधातुएं अधिकांश ठोस अधातुएं पीटने पर भंगुर हो जाती हैं। भंगुर का मतलब यदि उन्हें पीटेंगे तो वो चूरा चूरा हो जाएंगी, टुकड़ों में टूट जाएंगी। तन्यता। तन्य माने तानना, तो धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातु को तार के रूप में परिवर्तित करने के इस गुण को हम तन्यता कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कॉपर धातु है और इसके तार बनाए गए हैं। तो धातुएं आपने तांबे, एल्युमिनियम और आयरन के तार देखे होंगे, और हमारे घरों में विद्युत संबंधी कार्यों में तांबे तथा एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है। तार जाली को बनाने के लिए लोहे के तारों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये तन्यता के गुण से हम तार और जाली बनाते हैं। और अधातु से तार नहीं खींचा जा सकता है।
चलिए कुछ और देखते हैं। सोने की इतनी पतली चादर बनाई जा सकती है कि 20 लाख चादरों की मोटाई केवल 1 सेंटीमीटर होती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो सोने की अगाध वरीयता और तन्यता बहुत ज्यादा होती है। चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। हम एक तांबे का तार लेंगे और एक टॉर्च का बल्ब लेंगे और इसको हमने एक तांबे के तार से जोड़ दिया और बैटरी से जोड़ दिया। यदि हम इस बैटरी को तार को जोड़ेंगे तो बल्ब जल जाता है। और इसी प्रकार यदि हम एल्युमिनियम और आयरन का तार लेंगे और उसको भी बैटरी से, बल्ब से बैटरी को जोड़ देंगे उस तार से, और जब हम इस तार को जोड़ेंगे तो फिर बल्ब जल जाएगा। तो इसे बोलते हैं विद्युत की चालकता, यानी कि उसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, इसी वजह से वो बल्ब जल रहा है। तो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधिकांश अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। कार्बन विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि विद्युत की सुचालक होती है। ऊष्मा की चालकता, तो अभी हमने विद्युत की चालकता देखी, इसी तरह से ऊष्मा यानी कि ताप। तो ताप धातु में उसकी क्या चालकता की क्या स्थिति है, चलिए इसको भी देखते हैं। लोहे की छड़ के एक सिरे को हाथ में पकड़कर दूसरे सिरे को गर्म करने पर कुछ समय के बाद छड़ का दूसरा सिरा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। अब इसी प्रयोग को कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम के छड़ के द्वारा भी करते हैं। तो ये सभी छड़ें गर्म हो जाती हैं। चलिए इसको देखते हैं। हमने ये लोहे की छड़ है, इसको जब हमने गर्म किया तो ये धीरे धीरे इसका जो ताप ऊष्मा का चालन होता है और धीरे धीरे ये पूरा चालन एंड तक आ जाता है और पूरी छड़ गर्म हो जाती है। तो इसका अर्थ है कि छड़ के एक सिरे पर दी गई ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। अतः छड़ें यानी कि छड़ किसकी बनी है, धातुओं की। तो धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं और विद्युत की भी चालक होती हैं। अब एक हम क्रियाकलाप करेंगे, तांबा लेंगे और सल्फर को देखेंगे। तो इनके हम गुणों को देखेंगे कि किसका गुण कैसा है। तो देखिए तांबे का रंग आप देख सकते हैं लाल है। तांबे को हम कॉपर भी कहते हैं, Cu से इसको लिखते हैं, इसका सूत्र है Cu। और गंधक भी बोलते हैं सल्फर को, तो गंधक का सूत्र है S। तो तांबे का रंग है लाल और सल्फर का रंग है पीला। इसकी जो भौतिक अवस्था है वो ठोस है और सल्फर भी ठोस अवस्था में ही होता है। अब आप देख सकते हैं तांबा जो है, हमने आपको बताया धातुओं का क्या गुण होता है, चमकदार होती हैं। यदि धातु को काटते हैं हम तो वो चमकती हैं। तो तांबा जो है धातु है तो इसका जो चमक है वो चमकदार है, जबकि सल्फर चमकदार नहीं है। कठोरता, किसमें ज़्यादा कठोरता होगी, तांबे में। तो तांबा कठोर है जबकि सल्फर कठोर नहीं है। ऊष्मीय चालकता, तांबा ऊष्मा का चालक होता है और सल्फर ऊष्मा की चालक नहीं होती है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण, जैसे कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम कमरे के सामान्य ताप पर क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। तो चलिए इसको हम एक अभिक्रिया के माध्यम से, एक समीकरण के माध्यम से देखते हैं। तो बच्चों सोडियम का सूत्र होता है Na और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहे हैं और ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। तो सोडियम और ऑक्सीजन की जब हम अभिक्रिया होती है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O। और कोई भी हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो दोनों तरफ तत्वों की वैलेंसी देखते हैं। जैसे इधर 4 सोडियम है और इधर देखिए Na2 है और बाहर 2 लगा है, तो 2 दूनी 4, मतलब यहाँ भी सोडियम 4 रहेंगे।
इसी प्रकार से ऑक्सीजन का O2, तो यहाँ पे ये O है जो कि इसके आगे यहाँ 2 लगा है, तो यहाँ ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 हो गई। तो इस प्रकार से ये हमने समीकरण की वैलेंसी भी देखी और सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। क्या आप जानते हैं कि सोडियम तथा पोटेशियम के अधिक क्रियाशील होने के फलस्वरूप इन्हें ऑक्सीकरण से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं कि यदि इनको वायु में खुला छोड़ दिया जाएगा तो ये सोडियम ऑक्साइड बना लेंगे और आग लग जाएगी, और इस वजह से इनको हम मिट्टी के तेल में डालकर रखते हैं। मैग्नीशियम का एक तार लेंगे, फिर उसको हम चिमटे की सहायता से पकड़कर जलाएंगे। तो मैग्नीशियम का जो तार है वो चमकदार रोशनी के साथ जलकर सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित हो जाता है, और ये सफ़ेद पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो देखिए ये एक मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, इसको हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम प्रयोगशाला में भी एक इसकी अभिक्रिया कर सकते हैं। इसके तार को हम चिमटे से पकड़कर बर्नर से जलाएंगे, तो जब हम चिमटे से जलाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से जलता है और सफ़ेद चमकदार रोशनी करके इसमें जो इसका जलने के बाद जो इसकी जो पाउडर बचता है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अधातुओं का ऑक्सीकरण देखते हैं, अधातु क्या बनाती हैं। तो जैसे कि कार्बन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो देखिए कार्बन को हम, इसका सूत्र होता है C, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2, इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। जल के साथ अभिक्रिया, सक्रिय धातु जल के साथ क्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है। चलिए इसका एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से देखते हैं। सोडियम धातु का एक छोटा सा हम टुकड़ा लेंगे, उसको छन्ना कागज से सुखा लेंगे, फिर कांच के एक बर्तन में पानी का आधा भर देंगे, उस बर्तन को पानी से आधा भर देंगे। अब सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल देंगे। यदि हम सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल देते हैं तो धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। तो चलिए इसको देखते हैं। ये एक हमने सोडियम का टुकड़ा लिया और इसको हमने छन्ना कागज से पोंछ लिया, फिर एक जल से भरा हुआ पात्र लिया है, इसमें हमने आधा जल भर लिया है। अब देखिए हम इस सोडियम के टुकड़े को इसमें डालेंगे तो ये किस तरह से तेज़ी से जलकर घूम रहा है और इसमें से कुछ गैस निकल रही है, ये है हाइड्रोजन गैस। इसको हम एक और इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सोडियम का टुकड़ा जल में डालने पर किस तरह से आग लग गई इसके अंदर और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसको हम सूत्र के माध्यम से, रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं। सोडियम जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये सोडियम का सूत्र है Na, जल का सूत्र होता है H2O। H2O क्या है? जल। तो सोडियम और जल अभिक्रिया करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। और बच्चों गैस को दिखाने के लिए एक ऊपर की तरफ एरो का निशान बनाया जाता है। यदि किसी भी तत्व के साथ में ऊपर एरो लगा हुआ है तो वो गैस होती है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसको एक बार पुनः देखते हैं। सोडियम को जल के साथ क्रिया करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी तरह से मैग्नीशियम भाप या गर्म पानी के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो मैग्नीशियम की हमने जल से क्रिया करी, यदि मैग्नीशियम को हमने जल में डाला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो हमने अभी आपको बताया जो धातुएं हैं वो जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बनाती हैं। अम्ल के साथ क्रिया,
एक परख नली में छोटा सा रवेदार जस्ते का टुकड़ा लेकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसमें एक रंगहीन और गंधहीन गैस बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई देगी। तो चलिए इसको हम एक प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। इसमें देखिए ये एक छोटा सा जस्ते का टुकड़ा है और इस परख नली में हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रखा है। अब जैसे ही ये जस्ते का टुकड़ा इस परख नली में डालेंगे तो एक रंगहीन गंधहीन गैस बुलबुले के रूप में आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। ये हाइड्रोजन गैस है। जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुख पर ले जाकर निकालने से गैस का परीक्षण करेंगे। हाइड्रोजन पक की ध्वनि से उत्पन्न करते हुए निकलती है। देखिए हमने इसके ऊपर एक माचिस की तीली लाई तो हाइड्रोजन किस तरह से पकती ध्वनि के साथ जलती है, बहुत तेजी से जलती है। तो इस प्रकार से अम्ल से क्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और देखिए इसको हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से देखते हैं। जस्ता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए जस्ते को सूत्र होता है Zn, इसको जिंक भी बोलते हैं। तो जिंक की हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करी, तनु हाइड्रोजन क्लोराइड और कुछ होता है कंसंट्रेट। तनु मतलब डाइल्यूट होता है, उसमें जल की मात्रा होती है। तो तनु हाइड्रोजन क्लोराइड से जिंक की क्रिया करते हैं तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। प्राय सभी धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये जो जिंक क्लोराइड है ये लवण है, तो किसी भी धातु की हम अम्ल से क्रिया करेंगे तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। अधातु जैसे कि सल्फर, इसकी हमने नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करी तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो देखिए सल्फर की नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो जब हम सल्फर की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। तो सल्फ्यूरिक अम्ल बना, सल्फर डाइऑक्साइड बनी और नाइट्रोजन ऑक्साइड और पानी निकलेगा। तो इस प्रकार से अधातु की क्रिया करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो आज हमने क्या जाना? आज हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना, जैसे कि उसकी भौतिक अवस्थाएं। हमने बताया कि अधिकांशतः सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा जो है जो कि द्रव अवस्था में होता है। और अधातुएं तीनों अवस्था में होती हैं। कुछ अधिकांश अधातुएं गैस अवस्था में होती हैं, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती है और कुछ अधातुएं ऐसी भी हैं जो ठोस अवस्था में होती हैं। कठोरता, अधिकांशतः धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं कठोर नहीं भी होती हैं, जैसे कि सोडियम से यदि हम चाकू से काटेंगे तो वो कट जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, पारा, ऐसी कुछ धातुएं हैं जो कि कठोर नहीं हैं। लेकिन अधिकांशतः धातुएं मुलायम होती हैं, लेकिन एक अधातु है कार्बन का अपर रूप हीरा, जो कि कठोर होता है, सबसे ज़्यादा कठोर होता है। चमक, धातुओं में चमक होती है और अधातुओं में चमक नहीं होती है। आघात वर्धनीयता क्या होता है कि धातुओं को यदि हम किसी हथौड़े से पीटेंगे तो वो पतली चादरों के रूप में बन जाती हैं। तो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, जबकि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती है, वो भंगुर होती हैं। तन्यता, धातु को यदि तानेंगे तो वो तार के रूप में बन जाती हैं। तो धातु में तन्यता का गुण होता है और अधातुओं में नहीं होता है। चालकता भी दो प्रकार की, विद्युत चालकता और ऊष्मा की चालकता। तो धातु में विद्युत चालकता भी होती है, जैसे कि हमने धातु के तार से बैटरी को जोड़ा था तो वो बल्ब जलने लगा था, तो उसका मतलब ये हुआ कि धातुएं विद्युत की चालक हैं और अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती हैं। इसी तरह से धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। किसी भी धातु की छड़ को गर्म करेंगे तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक वो गर्म हो जाती है। आपने देखा होगा जब स्टील के बर्तनों में हम लोग भोजन पकाते हैं तो वो बर्तन पूरा गर्म हो जाता है। तो ये चालकता है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जाना। ऑक्सीकरण, धातुओं को ऑक्सीकरण करेंगे तो वो ऑक्साइड में बदल जाती हैं और जल के साथ अभिक्रिया करने पर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों बनाती हैं। और अम्ल के साथ क्रिया करने पर वो लवण बनाती हैं और
हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। तो इस प्रकार से आज हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक व रासायनिक गुणों के पर चर्चा की। चलिए अब कुछ प्रश्न हल करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सोडियम धातु को में रखते हैं। सोडियम धातु को किस में रखते हैं? केरोसिन के तेल में रखते हैं। सामान्य ताप पर प्राय सभी धातुएं ठोस होती हैं, परंतु पारा कैसा होता है बच्चों? पारा द्रव अवस्था में होता है। धातु के तार बनने के गुण को कहलाता है। धातुओं का जो तार बनने का गुण है वो तन्यता कहलाता है। जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण किया जाता है उन्हें कहते हैं। हमने जाना था जिन खनिजों से हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर लीजिए। तो आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और ये कुछ प्रश्न हैं उनको लिख लीजिए और इनका उत्तर आपको स्वयं देना है। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं और इसका रासायनिक समीकरण भी दीजिएगा। धातु तथा अधातु की जल से क्रिया लिखिए। जल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लोहा, तांबा तथा सोने के अयस्क देश में कहाँ पाए जाते हैं? तो इनके बारे में हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि इनके अयस्क कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के 2 उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो ऑक्सीजन से धातु अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं, इनके आपको 2 उदाहरण रासायनिक समीकरणों के साथ में देने हैं। सोडियम धातु का जल तथा ऑक्सीजन के से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बच्चों आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप लोग इनका उत्तर अपनी अभ्यास नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में हम अगले भाग के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।